एम्बुलेंस की पहुंच न दवाई सुलभ, डॉक्टर्स के दर्शन भी हुए दुर्लभ, मरीजों से ज्यादा बीमार हैं अस्पताल। समाचार प्लस की पड़ताल से खड़े हुए सवाल, सरकारी हॉस्पिटल हैं या वेटिंग हॉल? जी हां, 4 दिन पहले की ही बात है जब शिक्षा व्यवस्था की जांच पड़ताल में एक से बढ़कर एक गुरु घंटाल सामने आए थे, जिसे लगा था कि देश का भविष्य अंधकार में है। लेकिन आज की तस्वीर में तो वर्तमान और भविष्य दोनों ही बदहाल हैं। समाचार प्लस की स्वास्थ्य सेवाओं की जांच में उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक सब कुछ बदहाल मिला। दोनों सूबों में स्वास्थ्य सेवाएं केवल भगवान भरोसे ही चल रही हैं, क्योंकि सरकारी स्वास्थ्य सेवा सिसक रही है दोनों जगह। न एम्बुलेंस की पहुंच न दवाई सुलभ, डॉक्टर्स के दर्शन भी हुए दुर्लभ, मरीजों से ज्यादा बीमार हैं अस्पताल। समाचार प्लस की पड़ताल से खड़े हुए सवाल, सरकारी हॉस्पिटल हैं या वेटिंग हॉल? दरअसल समाचार प्लस ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों की जांच की, जिनकी हालत ये कि कहीं डॉक्टर नहीं है तो कहीं दवाइयां नहीं और कहीं कहीं तो अस्पताल ही बीमार हैं। ऐसे में सवाल ये है कि जब अस्पताल ही बीमार हैं तो लोगों की सेहत कैसे ठीक होगी? सूबे की शिक्षा व्यवस्था पर तो समाचार प्लस की पड़ताल से पहले ही सवाल खड़े हो चुके हैं। अब तो सूबे की लाइफलाइन की लाइफ ही खतरे में है। ज्यादातर सरकारी अस्पताल कोमा में जा चुके हैं। न वहां दर्द की दवा मिलती है, न मरीज के मर्ज का पता चलता है। एम्बुलेंस की चाल का हाल तो इतना बेहाल है कि चलती हैं तो चलती हैं और खड़ी रह जाएं तो खड़ी रह जाएं। प्रधानमंत्री के सफाई अभियान का असर डॉक्टरों के केबिन में जरूर नजर आया। पूरे के पूरे केबिन साफ मिले, दूर दूर तक डॉक्टर ही नहीं दिखाई दिए। कुछ अस्पतालों का हाल तो ऐसा है कि सरकार को उन्हें विलुप्त प्राय स्मारकों में शामिल कर लेना चाहिए और उसके देखने पर टिकट लगा देना चाहिए। ऐसा ही है हापुड़ का हॉस्पिटल। यहाँ पर सुविधाएं छप्पर फाड़ कर मिली हुई हैं। यहाँ मरीज को दिन में सूरज और रात में चांद के दर्शन खिड़की के बजाय छत से होते हैं। यही वजह है कि मरीज को बीमारी से ज्यादा डर छत के गिरने का है। आप यहाँ कितने समय से काम कर रही हैं? 30 साल से ज्यादा। 30 साल से काम कर रहे हैं। इस अस्पताल की जो व्यवस्था आज हमने देखी है वो कब से बनी हुई है इस तरह की? काफी 25 से हो गए। 25 साल करीब हो गए। तो ये अस्पताल जो छप्पर में चल रहा है, ये लिखा भी गया, आपने किसी अधिकारी को लिखा है, अवगत कराया? ये साहब को लिखा है, डीएम को भी लिखा है। कोई दवाई नहीं मिल रही है, ना कोई कुछ चीज दे रहे हैं। अब बात करें भगवान की उपाधि पाए डॉक्टरों की, तो उन्होंने इस उपाधि के साथ पूरा न्याय किया। मरीजों को भक्त की तरह भजन करना पड़ता है। काश डॉक्टर साहब के दर्शन हो जाएं। आने का वक्त सुबह 8 बजे, दोपहर तक डॉक्टर साहब के दर्शन नहीं होते। अब तो इंतहा हो गई इंतजार की। सीएमएस साहब से हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों इतना लेट वो पहुंचे जी, क्यों लेट पहुंचे यहाँ पे? अरे भैया देखिए, आज मैं बता रहा हूँ, 100 फोन आता है कि भाई क्या करें। सीएमओ का आता है, एडी का आता है, लखनऊ से आता है, सबको उसमें समय लगता है ना। मर्ज और दर्द की दवाओं का तो कहना ही क्या। जो दवाएं अस्पताल में मिलती हैं वो डॉक्टर लिखते नहीं, जो लिखते हैं वो मिलती है हॉस्पिटल के बाहर मेडिकल स्टोर पर। निशुल्क मिलने वाली दवाई निजी मेडिकल वालों की कमाई का जरिया बनी हुई है। आपके हाथ में कौन सा पर्चा है वो दिखाएं जरा कैमरे में। ये दलसरद भी है और एक पर्ची यहाँ पे दवा ले रहा हूँ। ये पर्ची दवा ले रहा हूँ। कहाँ दिखाया है ये पर्चा? ये पर्चा हॉस्पिटल में, दीनदयाल हॉस्पिटल में दिखाया था। तो क्या अंदर दवाइयाँ आपको नहीं मिली? कुछ दवाइयाँ मिली, कुछ बाहर के लिए लिख गई। इससे भी बुरी हालत ये है कि फार्मासिस्ट की जगह कहीं डेंटिस्ट दवाई बांट रहा है तो कहीं फिजियोथेरेपिस्ट। आप यहाँ फार्मासिस्ट के पास? जी नहीं, डेंटल हाइजीनिस्ट। हाँ, डेंटल हाइजीनिस्ट। लेकिन आप फार्मासिस्ट का काम कर रहे हैं? जी वो छुट्टी पे। छुट्टी पर है जी। वहाँ पे भी काम करते हैं आप? जी। बहरहाल सूबे के सरकारी अस्पताल सरकारी दावों और वादों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। डॉक्टरों की मनमानी स्वास्थ्य विभाग की कहानी बयां कर रहे हैं। दवाई कमाई का जरिया बनी हुई है। एम्बुलेंस को ले जाने के लिए खुद एम्बुलेंस की जरूरत है। मरीजों का तो अब भगवान ही मालिक है। यदवीर चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।
तो ये तस्वीर है दोनों सूबे की स्वास्थ्य सेवाओं की और हम दावे बड़े बड़े करते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष राय जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता सत्यदेव त्रिपाठी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के नेता आसिम वकार भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और देहरादून स्टूडियो से हमारे साथ हैं प्रांतीय चिकित्सक संघ के प्रदेश महासचिव डॉक्टर SK गोस्वामी और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपके पास गोस्वामी जी, आखिर उत्तराखंड के अस्पतालों की हालात ऐसे क्यों हैं? मैडम, उत्तराखंड में जो है सबसे ज्यादा डॉक्टरों की कमी है, जी। जिसकी वजह से यहाँ के हालात ऐसे हैं। जी ठीक है। आशुतोष राय, अस्पताल ही बीमार है तो इलाज क्या खाक होगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। यहाँ तो कोई मरीज चला जाए जिंदा वापस लौट आए तो ही गनीमत है। सवाल ये है कि आखिर इतने बदहाल क्यों हैं सरकारी अस्पताल सूबे के? जी नमस्कार। सबसे पहले तो जब सरकार ही बीमार है तो सबसे पहले इलाज की जरूरत तो इस प्रदेश की सरकार को है जी। और अस्पतालों का हाल इसलिए बुरा है क्योंकि कमीशन खोरी, जैसा अभी एक डॉक्टर साहब बता रहे थे कि वो मरीजों को क्या देखेंगे, उनको तो जवाब देना पड़ता है, उनको संपर्क साधना पड़ता है अपने हॉस्पिटल पर बने रहने के लिए, वहां से स्थानीय स्तर से लेकर के और लखनऊ तक, जैसा कि वो बता रहे थे जी। और इस सरकार ने पूरी व्यवस्था से ऐसी आंखें मूंद रखी हैं कि बिल्कुल जो मेडिकल की व्यवस्था है, जो चिकित्सा की व्यवस्था है, जो जनता की बुनियादी मांग है, वो रसातल में चली गई है। डॉक्टरों का हाल यह है कि उनकी सेटिंग प्राइवेट नर्सिंग होमों से होती है। किसी सदर हॉस्पिटल में जो है मरीज जाता है तो पहले से वहां प्राइवेट नर्सिंग होम की, जिससे डॉक्टर की सेटिंग रहती है, एम्बुलेंस तैयार खड़ी रहती है और मरीज का इलाज वहीं से उसको जो है भेज दिया जाता है प्राइवेट नर्सिंग होम में, जहां से इनको ज्यादा दलाली, ज्यादा पैसा मिलना रहता है जी। दवाइयों का हाल यह है कि जिन दवाओं को मार्केट में, तमाम ऐसे हॉस्पिटल हैं जिनके सामने जो है प्राइवेट मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं जी, और इन डॉक्टरों के प्रोत्साहन से खुले हुए हैं। इसके पीछे प्रशासन की मंशा है कि इसमें दलाली मजबूत हो, इसमें कमीशन खोरी मजबूत हो, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जनता के जो स्वास्थ्य का पैसा है वो इस सरकार में बैठे तमाम ओहदेदार लोगों के पास जा सके और जो दवाएं अस्पताल में सुलभ है उनको भी मरीजों को कमीशन के चक्कर में बाहर से खरीदना पड़ता है। दवाएं हॉस्पिटल में आई कि नहीं कि उससे पहले उनका रैपर हटा करके मार्केट में बेच दिया जाता है। तो ये पूरी की पूरी व्यवस्था को पंगु बना दिया गया है और हमको समझ में नहीं आता है, समाजवादी पार्टी की सरकार जो जनता के हितों का वादा लेकर के सत्ता में आई थी, जो जनता की बुनियादी जरूरत है स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा सेवा, जिससे चाहे वो गोरखपुर हो, चाहे वो गाजियाबाद हो, चाहे वो मथुरा हो, चाहे वो श्रावस्ती का तराई इलाका हो, हर जगह मरीज परेशान है, दर दर भटकते हैं। हॉस्पिटलों की हालात इतनी बुरी है। ठीक है आशुतोष जी, आपके पास लौटेंगे, जमीन पर सोना पड़ता है। आपके पास लौटेंगे। सत्यदेव जी, ना दवाइयां हैं, डॉक्टर नहीं है, फार्मासिस्ट और थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट देख रहे हैं मरीजों को, वार्ड बॉय देख रहे हैं मरीजों को, तो वहीं अगर बात की जाए मैटरनिटी की, वो अंधेरे में डूबा हुआ है, सर्जिकल वार्ड अंधेरे में डूबे हुए हैं। सवाल ये है कि जब हर साल सरकार बजट रखती है स्वास्थ्य सेवाओं पर, तो फिर भी हालात ऐसे क्यों हैं? देखिए, जिस तरह आपने अपने चैनल पर उस जमीनी हकीकत को दिखाया है, वो एक बहुत ही दुखद स्थिति, उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड, पार्टियों से ज्यादा, क्योंकि अभी मैं बागपत की वो जो महिला बैठी सुन रही थी, वो 25 बरस की बात कर रही थी और 25 बरस से ही इस प्रदेश में गैर कांग्रेसी सरकारें रहीं। तो हम किसी दल और दल पे हमला किए बिना इस दुखद स्थिति पर जो आपने एक अच्छा काम किया, एक सामाजिक सरोकार से आप जुड़े जी, आपका चैनल जुड़ा, उसके लिए आपको धन्यवाद। ऐसे वस्तु स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि चाहे शहर हो या गांव हो, डॉक्टरी पेशा में जो कमिटमेंट, जो प्रतिबद्धता होनी चाहिए, मरीज के प्रति जो संवेदना और सहानुभूति होनी चाहिए, वो पूरी तरह से गायब है। आज आप मेडिकल कॉलेज या संजय गांधी, जो यहाँ का सबसे बड़ा एकमात्र बड़ा अस्पताल है, जी जी, आप जाइए, वहां हजारों की संख्या में मरीज भर्ती तो दूर, उनको पर्चा भी नहीं उनका बन पाता है जी। तो हम दवाई के मामले में
ऐसे हर मामले में हम बहुत पिछड़े हैं, लेकिन दवाई और खास तौर से स्वास्थ्य सेवाओं में हमारी जो गति है, ठीक है, उससे आप ठीक है यहाँ तक सत्यदेव पहुंच जी। सकती हैं। वकार एक साहब, मिनट सुन लीजिए, एक आपके अरे पास जी। लौटेंगे सत्यदेव जी, आपके पास फिर लौटेंगे। वकार साहब, क्या यही है सरकार के दावे बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के? क्या ऐसे ही सेवाएं गरीब जनता को दी जा रही हैं सरकार की तरफ से? गायत्री जी, आशुतोष जी ने पूरा वक्त लिया अपनी बात कहने के लिए और मुझे अच्छा लगा कि आपने भी नहीं टोका, अमिताभ जी भी सुना और मैंने भी सुना, सत्यदेव जी ने भी सुना। तो मैं चाहता हूं कि मेरा जवाब भी इसी तरह सुना जाए। ठीक है। देखिए, मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर राजनीति से अलग हटकर इंसानियत के दायरे में रहकर बातचीत करना चाहिए। जिस तरह से भी आपने टेलीविजन पर दिखाया, 22 करोड़ आबादी वाले 80 जिलों वाले उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में आपने 4 अस्पतालों का जिक्र किया और उनको 4 नहीं, गलतफहमी है आपकी, 4 नहीं, गलतफहमी। हमने दिन भर दिखाया आपने। सुन लो भाई, नहीं गलत तथ्य नहीं। अमिताभ जी, आसिम बकार, एक मिनट, हमने दिन भर चलाए 72 जिलों के अस्पताल दिखाए हैं, 72 जिलों के। इस पैकेज में वो 72 जिलों के अस्पताल दिखा देंगे तो 1 घंटा तो केवल विजुअल दिखाने में निकल जाएगा। अमिताभ जी, मैं किसी तरह की इल्जाम तराशी नहीं कर रहा हूं आपके चैनल के ऊपर। मैं आपसे एक अनुरोध कर रहा हूं, गुजारिश है कि जब आप ये दिखाते हैं कि ये अस्पताल खराब है या इसकी दशा खराब है, तो मैं चाहता हूं कि आप वो भी अस्पताल दिखाएं और वो भी काम दिखाएं जो माननीय मुख्यमंत्री जी स्वास्थ्य सेवाओं में कर रहे हैं। इस 2.5 साल में पता नहीं कितने अस्पताल ऐसे हैं जिनमें 500, 700 बेड एक्स्ट्रा दिए गए, बढ़ाए गए, कितनी सुविधाएं एक्स्ट्रा दी गई। दूसरी बात, अभी आशुतोष जी ने कहा कि अस्पतालों के बाहर मेडिकल की दुकानें हैं, तो मैं इनसे अनुरोध करता हूं कि जहां जहां इनकी सरकारें हैं वहां जो अस्पताल है उनके सामने जितनी दुकानें हैं वो ये कब बंद करा रहे हैं, इसका यहां पर ऐलान करें। आप उत्तर प्रदेश की बात करिए, यहाँ हम लोग केवल उत्तर प्रदेश की बात करने बैठे हैं और विषय को आप डाइवर्ट मत करिए। मैं तो यहां तक कह रहा हूं कि एम्बुलेंस की खरीद में केवल दलाली के लिए एम्बुलेंस खरीदा गया और वो समाजवादी पार्टी के काम आ रही है, ना कि जनता के काम आ रही है। देखिए, आप जब बोले मेरी बात के बीच में, मैं शांत हो गया। नहीं, वकार साहब, मैंने आपको ये मौका दिया कि आप बात बीच में मैं काट के बोलने लगे। वकार जी, आप बोलिए, आप बोलिए। ये आपके लिए पहला और आखिरी मौका था मेरी बात को बीच में काटने का। अगर अब आप यही तरीका अपना रहेंगे तो इससे बेहतर तरीका मेरे पास भी है। आपकी फिर से मैंने बारी आपसे ये आएगी, बात वकार कही साहब, आप बोलिए। नहीं, मैंने ये बात आपसे कही कि अगर आपको ये लगता है कि सभी सरकारी अस्पतालों के सामने जो मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं उनमें दलाली की दवाएं बिकती हैं, तो जितने भी भारत में सरकारी अस्पतालों के आसपास, सामने, आगे पीछे मेडिकल स्टोर है, इनको कब बंद करा रहे हैं आप? पहले ये जवाब दे दीजिएगा। दूसरी बात, आपने परसों की न्यूज देखी होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह के दिशा निर्देश जारी किए, उन दिशा निर्देशों के हिसाब से जो भी लोग अस्पतालों से वापस आ रहे थे, इसकी खबर माननीय मुख्यमंत्री जी पास पहले पहुंची थी। एक निर्देश जारी किया गया है, अब कोई भी मरीज, कोई भी गरीब आदमी अब अस्पताल से बिना इलाज कराए वापस नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी मैं इन डॉक्टर्स के लिए, इन कंपाउंडर्स के लिए, इन टेक्नीशियंस के लिए एक बात कहना चाहता हूं अमिताभ जी, कि कुछ लोग बहुत बेहतर हैं और इन्हीं बेहतर लोगों में से एक आध लोग खराब भी हैं। तो इनके लिए मैं एक बात कह दूं कि मिट जाए गुनाहों का तसव्वुर ही जहां से, अगर हो जाए यकीन कि खुदा देख रहा है, अगर इनको यकीन हो जाए कि खुदा देख रहा है तो शायद ये सुधर जाएं। लेकिन इनको तनख्वाह जिस काम के लिए दी जा रही है, अगर ये बेहतर काम करें उस तनख्वाह के लिए तो बहुत अच्छा होगा। मैंने आपकी इस बात से इनकार नहीं किया कि कहीं कहीं गड़बड़ है, आपकी बात आ गई, लेकिन आप इसको भी दिखाइए कि जहां जहां वो भी दिखाते हैं, लेकिन इस तस्वीर को नहीं झुटलाया जा सकता ना, उस तस्वीर के लिए। अमिताभ जी, जब अस्पताल की बीमारी तो मरीज कैसे? 3-4 बातें इस बहस में निकल कर आई। कुछ बात सत्यदेव जी ने कही, कुछ आशुतोष जी ने कही, कुछ आसिम बकार साहब ने कही और गोस्वामी जी ने भी एक बात रखी। उस सबका मैं एक बार उत्तर देने की कोशिश करूंगा। पहली बात, मैं 2.5 साल बाद आया हूं ये तस्वीर लेके, अब दिशा निर्देश से मेरा पेट नहीं भरेगा ना, वो समय बीत गया। पहले 6 महीने में बैठक, चिंतन, मनन, दिशा निर्देश, सुपर दिशा निर्देश जारी होते हैं। परिणाम होना चाहिए था, परिणाम आना चाहिए था। मध्याह्न के बाद आया हूं, कुंडी मैंने तब खटखटाई है जब 2.5 बरस बीत गया। दूसरा, आसिम बकार साहब का आरोप
अच्छी चीजें भी दिखाओ। अच्छी चीज के लिए तो अहमद हसन दिन भर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही रहे हैं, वो भी चला ही रहे हैं। मुख्यमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो भी चला रहे हैं। गाड़ियों को झंडी दिखा रहे हैं, वो कार्यक्रम भी चलाते हैं। और जो रह जाता है वो राजेंद्र चौधरी पूरा कर देते हैं, वो भी चलाते हैं कि पूरे प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। लेकिन इन चीजों का मैं क्या करूं? हजारों लाखों लोग, असीम वकार ने कहा 22 करोड़ का इलाका, 80 जिले, 4 अस्पताल दिखा दिए अमिताभ जी। पूरा 24 घंटे की फुटेज भेजूंगा आपके पास 10 कॉपी में। एक नेताजी को दीजिएगा, एक मुख्यमंत्री जी को, एक अहमद हसन को, एक पार्टी मुख्यालय में रखवाइएगा, एक अपने प्रयोग के लिए रखिएगा। 72 जिलों के अस्पताल मैंने दिखाए हैं, 72 जिलों के। 4 अस्पताल नहीं दिखाए। सत्यदेव जी कुछ भ्रम हुआ कि बागपत का दृश्य नहीं है, हापुड़ का दृश्य है, हापुड़ का, जो कल तक गाजियाबाद शहर का हिस्सा था, जो उत्तर प्रदेश का विकसित इलाका है। गाजी हापुड़ की स्थिति है। उसको देखने के बाद सत्ता का कोई दावा मुझे अच्छा नहीं लगता। कोई दावा किसी भी समझदार आदमी के गले नहीं उतरेगा। 2014 में हापुड़ में, श्रावस्ती में नहीं, हापुड़ में छप्पर के नीचे चल रहा है अस्पताल जी। और एक बात कह दूं, अभी दिनेश शर्मा को रोकिए, हापुड़ को, इनको बात करेंगे इससे। जी जी। एक बात समझ लीजिए, इसके लिए हजारों हजार करोड़ की ग्रांट आती है, दवा के लिए, उपकरणों के लिए, मेंटेनेंस के लिए। मेरे संवाददाता जहां जहां कैमरा लेके गए, किसी जगह जांच की कोई मशीन फंक्शनल नहीं मिली सत्यदेव जी। न एक्सरे की मशीन मिली, न सिटी स्कैन की मशीन मिली। कहां से खरीदी गई मशीनें? कैसी मशीनें थी जो नॉन फंक्शनल है? पैसा मेरा गया है, कांग्रेस भाजपा और सपा का नहीं गया। इसलिए सवाल होगा, ठीक कहा आपने, 22 करोड़ की आबादी, मेरी 22 करोड़ की आबादी में 20 करोड़ की आबादी सिसके, तो मेरा फर्ज बनता है कि या तो मैं उनके लिए आवाज उठाऊं, वरना डूब के मर जाऊं। मैं राजनेता नहीं हो सकता कि हर परिस्थिति में बढ़िया कपड़ा पहनूं और ठाठ से घूमूं। नहीं, मेरे लिए तो डूब मरने की बात हो जाती है। और एक प्राथमिकता की बात आई, उसके बाद गोस्वामी जी की बात बोलूंगा। बात कर लीजिए उठाकर। एक आपके कुछ मंत्रियों ने दही मंगाया था, वकार साहब, दही में एक बाल आ गया तो 4 सीनियर ऑफिशियल्स सस्पेंड हो गए 5 मिनट, घड़ी देख के 5 मिनट में। आज पता है आपको, उत्तर प्रदेश के एक जिले में, संभल है सर, सहारनपुर के नुमाइश कैंप, मिड डे मील जी, सहारनपुर में मिड डे मील में मरा हुआ चूहा घुटा हुआ मिला है। परसों अंबेडकर अगर मैं सही याद कर, अंबेडकर नगर के एक गांव में 20 बच्चे विषाक्त मिड डे मील खाने के कारण अस्पताल में भर्ती कराए गए। कौन सस्पेंड हुआ? किसको फांसी हुई? साहब के दही में बाल आ जाए तो आसमान जमीन पर उतर आए, हमारे गरीब के बच्चे मर जाएं तो आंख में आंसू नहीं। आप चाहते हो मैं इसकी तरफदारी करूं बैठकर इस चैनल पर? मेरे लिए संभव नहीं। और डॉक्टर साहब, डॉक्टर कम हैं, ये तर्क मेरे गले नहीं उतरता। जितने हैं वो काम क्यों नहीं कर रहे? जितने हैं वो काम क्यों नहीं कर रहे? ये टूटे हुए स्ट्रेचर, टूटे हुए पलंग, खाली कुर्सियां, 150-500 कुछ तो डॉक्टर है ना स्टेट भर में, वो कहां है? कबड्डी खेल रहे हैं। लूट का धंधा स्वास्थ्य में है, लूट का धंधा दोनों प्रदेशों में। हजारों करोड़ का पैसा पानी में जा रहा है। हम एक एनएचआरएम को रो रहे हैं, हर दिन एनएचआरएम है, हर दिन एनएचआरएम है। ये दवाओं का व्यवसायीकरण, ये बात किसी से छुपी है क्या? पार्टी का, आपने कहा पार्टी से ऊपर उठ के सोच, दिल पर हाथ रख के पूछिए कौन सा अस्पताल गरीब को दवा बांट रहा है? पर्चा लिख देते, जाओ बाहर से लेके सस्ती में रुक जाइए, आपकी बारी आएगी तब बोलिएगा। अभी उस तर्क को लिख के रखो आप। सरकार पैसा देती है, हमारे टैक्स का पैसा जाता है कि दवा मुफ्त मिलेगी गरीब को।
100 रुपए की दवा में 10 रुपया अस्पताल से मिल गए, 10 रुपए की दवा, और 90 रुपए की दवा खरीदे बाहर से। क्यों भाई? हमने जो विधानसभा में संकल्प लिया, जिसके लिए मेरे टैक्स का पैसा जाता है, वो ये हुआ कि गरीब आदमी को मुफ्त में दवा मिलेगी, इलाज सरकार कराएगी। एक्सरे बाहर से कराए, दवा बाहर से खरीदे, तो इतना बड़ा तामझाम किस लिए भाई? फिर इतना बड़ा तामझाम किस लिए? बंद करिए ये डिपार्टमेंट और सबको मेडिकल इंश्योरेंस दे दीजिए, अपने प्राइवेट में इलाज करा लेगी जनता। मेडिकल इंश्योरेंस ही दे दीजिए, फिर बंद करिए ये तामझाम। हजारों करोड़ रुपए का जो अपव्यय हो रहा है इस देश प्रदेश में, ये बड़ा सवाल है, ये जलते हुए सवाल है। मेरी निगाह इस मसले पर लंबे समय से थी, लेकिन मैं चाहता था मैं तब बोलूं जब मेरे हाथ में प्रमाण हो। 72 जिलों से मैंने प्रमाण जुटाए। हम और आप झूठ बोल सकते हैं, कैमरा झूठ नहीं बोलता, ये बात ध्यान रखिए। गोस्वामी जी, दोनों ही जिलों, दोनों ही प्रदेशों की जो स्थिति है वो कमोबेश एक ही जैसी है। सवाल यह है कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मैडम, इसके लिए जो है सरकार मेन रूप से जिम्मेदार है जी, क्योंकि मैं उत्तराखंड में जॉब कर रहा हूँ, जो उत्तराखंड की परिस्थिति के बारे में पता है। यहाँ के 13 में से 11 जिले हमारे पर्वतीय हैं। जी जी। इसके बावजूद भी मैन पावर से मतलब डॉक्टर, हमारी 2450 पोस्ट के अगेंस्ट 950 डॉक्टर यहाँ काम कर रहे हैं। 1500 पोस्ट हमारी खाली हैं। इसके बावजूद भी यहाँ हेल्थ की फैसिलिटी बाकी स्टेट से अच्छी ही है। मुझे लेकिन तो क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। किस लोक में रहते हो भाई? मुझे तो अस्पताल में डॉक्टर मिला नहीं। ये 950 है कहां? गंगा नहाने गए थे क्या? ये यूनियन वाली बात मत समझाइए हमको। अगर 2500 के आगे 950 ही काम करे तो मिलेंगे कहां से? क्यों 950? 1600 पोस्ट तो खाली है हमारी। अरे आप बात ही नहीं समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं, या तो आप समझ नहीं पा रहे, मैं समझा नहीं पा रहा। एक अस्पताल में 2 डॉक्टर अगर तैनात है, वो 2 तो टाइम पर मिलने चाहिए कुर्सी पर। वो कहां है? मैंने माना 12 कुर्सी खाली होंगी, 12 पोस्ट नहीं है, लेकिन 2 है। वो तो 10 बजे पर्ची काटते दिखे हमको आला लेके, वो 2 नहीं मिले, इसका रोना है। ये यूनियन वाली बात हमको मत समझाइए। हम जनता से बात करके आए हैं और कैमरे में कैद करके आए हैं। एक सीएमओ को हमने बेनकाब किया ना, वो क्या बोल रहा है कि क्या करें साहब, लखनऊ तक दिन भर इतना फोन आता, मैनेजमेंट करने में टाइम लग जाता, कैसे अस्पताल आए? उसको मैनेजर भर्ती किया क्या हमने? उसको डॉक्टर भर्ती किया है। वो कौन सा मैनेजमेंट कर रहा है वहां लखनऊ का बैठ के? उसको बैठना चाहिए जनता का इलाज करने के लिए। वो पॉलिटिकल आदमी है क्या कि मैनेजमेंट देख रहा है? ये तमाशा है और चल रहा है। सत्यदेव जी, बात तमाशे की नहीं है। बात यह है कि हमारे डॉक्टर को मैनेजमेंट भी करना पड़ता है। माफ करिए, वही बात है। मैंने कहा 12 लोग की कुर्सी खाली मुझे मंजूर, लेकिन जो 2 भरी हैं, जो 2 सैंक्शन है, जो वहां है उपलब्ध, वो डॉक्टर क्यों नहीं मिले हमको टाइम पर मौजूद? इतनी सी बात है बस, उसके आगे बात नहीं आपसे। सत्यदेव जी, असल में हमारी संवेदनशीलता कहीं ना कहीं मर चुकी है। हम अपने को डिफेंड करने में यकीन करते हैं, लेकिन हकीकत को स्वीकार करना हमारी पता नहीं आदत क्यों नहीं है। हकीकत ये है, चाहे उत्तराखंड हो चाहे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में हमारे मित्र मुख्यमंत्री हैं और हमारी पार्टी की सरकार। इसके बावजूद भी मैं ये कहना चाहता हूं कि डिफेंस इज नॉट करेक्ट। ये डिफेंस मत कीजिए। आज जनता को, आपने अभी उदाहरण दिया एक NHRM, अरे उसमें तो एक पूर्व मंत्री और एक पूर्व IAS, कई लोग जेल काट रहे हैं, कई लोग और बहुत सारे लोग उसमें जेल काट रहे हैं। एक प्रमुख सचिव भी है। हाँ, एक प्रमुख सचिव और एक मंत्री भी जेल, जमानत नहीं हो रही और जमानत नहीं कोर्ट दे रहा है। आज स्थिति ये है कि हम चाहे दवाई हो चाहे पढ़ाई हो, हम समाज की अपनी जिम्मेदारी को पूरा क्यों नहीं करना चाहते? सरकार में बैठने का मतलब ये नहीं है कि हमारा रुआब दाब चलता रहे, हमारा काफिला चलता रहे, हमारी घोषणाएं टीवी और अखबारों में छपती रहें। कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत देखनी पड़ेगी, और जो जमीनी हकीकत नहीं देख रहे हैं, यही कारण है कि आज राजनेताओं के प्रति आम आदमी के मन में नफरत हो रही है। मैं इसे स्वीकार करता हूं कि आज बहुत ही बुरी हालत, और उस बुरी हालत पर इसी तरह तमाम चैनल्स और मीडिया को
अपनी संवेदनशीलता दिखाना चाहिए। उस जमीनी हकीकत से अगर कुछ परिवर्तन आता है तो वो स्वागत योग्य होगा। ठीक है, मैं अमिताभ जी यहाँ पर कुछ कहना चाह रहा था। वकार साहब आपके पास भी आएंगे। आशुतोष जी, आखिर कौन जिम्मेदार है इन हालातों के लिए? देखिए, मैं बिल्कुल जो है इस बात को मानता हूं कि जब घर का मुखिया सजग होता है तो निश्चित रूप से घर की व्यवस्था ठीक चलती है। और सीधा सीधा मैं दोष देना चाहूंगा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को। ईश्वर ने सब कुछ दिया है, उम्र दी है, नौजवानी दी है, और वो चाहते तो इस प्रदेश को एक नई दिशा दे सकते हैं, नई ऊंचाइयां दे सकते हैं। कहने के लिए तो ये किसान के पुत्र हैं, इनके पिताजी किसान हैं, लेकिन रहते ये एसी में हैं। अरे इनको किसने रोका है? बिना अवेयरनेस के, बिना जागरूकता के, बिना अपने द्वारा तय की गई जिम्मेदारी को समझे हुए कोई काम आगे नहीं बढ़ सकता है। यहाँ के मुख्यमंत्री को चाहिए कि आप निकलिए। जिस प्रकार की कोर टीम का आप दावा करते थे चुनाव के पूर्व, और उस कोर टीम के बदौलत आपने नौजवानों का मत हासिल किया, आखिरकार वो कोर टीम कहां गई? आप निकलते, पीएचसी चेक करते, आप सरकारी अस्पतालों को चेक करते, आप उनके बीच में जाते, बात करते, आपको किसने रोका है? लेकिन इनके परिवार से ही बयान आ रहा है कि एक उत्तर प्रदेश सरकार का तो केवल भौकाल तंत्र चल रहा है, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। मुख्यमंत्री जी के घर में उनकी बहू बयान दे रही है, उनके छोटे भाई की पत्नी इन लोगों के खिलाफ बयान दे रही है जो है। तो आखिरकार उत्तर प्रदेश को सही रास्ते पर कैसे लाया जा सकता है? इनके तमाम मंत्री आमोद प्रमोद में व्यस्त हैं। मुख्यमंत्री जी को आशुतोष तुम्हारी बात आ गई। आशुतोष आपकी बात आ गई। आशुतोष आपकी शासन व्यवस्था को चौपट, ठीक, आशुतोष जी आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। निकलना चाहिए आशुतोष खुद आपकी बात आ गई। प्राथमिक हेल्थ सेंटर्स को चेक करना चाहिए, डॉक्टरों के बीच में जाना चाहिए। आपकी बात आ गई करके ये व्यवस्था कहीं पटरी पर आएगी। आशुतोष मेरी बात जरूर सुनो। मुख्यमंत्री जी जिसकी बात सुने अलग बात है, लेकिन मेरी बात आप जरूर सुनो शो में। जी भैया। आसिम वकार जी। जी देखिए, मैं आपके चैनल पर भी, बाकी जगह जहां जाता हूं वहां भी कई बार ये कह चुका हूं कि मैं बोलने से पहले 10 बार सोचता हूं। और जबान के आगे 32 दांत इसलिए हैं कि कड़े पहरे में रहती है जबान। आशुतोष जी हमारे छोटे भाई हैं, इन्हीं ने बहुत बड़ा आरोप लगाया कि माननीय मुख्यमंत्री जी किसान के बेटे हैं और रहते एसी में। अब अंदाजा लगा लिया आरोप का और मानसिक स्तर का कि इनके प्रधानमंत्री जी जब पैदा हुए थे तो 6 एसी लगे थे, इतने अमीर आदमी थे। कैसी बातें हो रही हैं यहाँ पर? वकार साहब कौन जिम्मेदार है? किस तरह की बहस हो रही है? वकार मेरे साहब तो समझ में नहीं आ रहा है ये बात। वकार साहब कौन जिम्मेदार है इन हालातों के लिए? एक सवाल आशुतोष ने उठाया कि क्या सरकार को ये तस्वीर नहीं दिखती? नहीं, पहले मेरी बात सुन लीजिए, जवाब दे लेने दीजिए। हर चीज का जवाब दिया जाता है। और अगर ये बात सच है कि प्रधानमंत्री जी एक गरीब व्यक्ति थे, गरीब परिवार में पैदा हुए थे, तो क्या इनके हिसाब से आज वो प्रधानमंत्री हाउस के बाहर जो बाग है वहां जमीन पर सोते हैं? निश्चित रूप से मैंने बाग में और जमीन पर सोने की बात नहीं की। इस देश का प्रधानमंत्री लोगों के बीच में रहता है, जनता के साथ कदम से कदम मिला के चलता है। बात सुनिए। आशुतोष आपकी बात आ गई। आशुतोष ऐसे बहस नहीं होगी। आशुतोष ऐसे बहस नहीं होगी। अपनी आसिम वकार आप अपनी बात अगर इसमें बहस कराई जाएगी तो फिर हम लोग बहुत बोल रहे हैं। मैं यहाँ पर एक बात बोल रहा हूँ जी, मैं फिर आपसे कहता हूँ कि देखिए जिस टॉपिक पे बहस हो रही है उसी पर बात, टॉपिक चेंज ना होने पाए। जी जी। और टॉपिक सिर्फ वही लोग चेंज कर सकते हैं जिनके पास कहने के लिए कुछ नहीं आप होता। चेंज ना करिए तो हम भी नहीं करेंगे। मैं तो सिर्फ जवाब दे रहा हूँ, सवाल तो आप खड़े कर देते हैं। जवाब दीजिए वकार साहब। आप ये देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के सत्ता संभालने से पहले बहुजन समाज पार्टी में इसी मेडिकल लाइन में इतना बड़ा घोटाला हुआ। और इससे पहले जो सरकारें आई थी, मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल थीं। लेकिन यह सच है कि आज जिस स्थिति में स्वास्थ्य सेवाएं हैं और जिस तरह से कहीं 500 बेड बढ़ाए जा रहे हैं, कहीं 1000 बेड बढ़ाए जा रहे हैं, कहीं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, कहीं बाकी और अन्य तरह के अस्पताल बनाए जा रहे हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के अपने मानसिक स्तर उनका और उनकी सोच का नतीजा है कि आज जो स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश में 0 पर पहुंच गई थी, वो आज फिर से एकदम से तो नहीं कह सकता, लेकिन 2.5 साल में उनकी मेहनत का नतीजा ये है कि आज इस स्थिति में आ गई है कि हर जिले में जहां पर ठीक किया जा सकता था उसको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश। बकार साहब आपकी बात आई, अच्छे से आपने पक्ष वकालत की है। मेरा एक सवाल उठता है,
अगर 2.5 साल में मजबूती से पूरी शिद्दत के साथ काम करने के बाद 72 जिले की ये तस्वीर बनी है तो खुदा खैर करे। एक नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं। अरे भाई पहले मेरा सवाल तो सुन लो। एक बात सुन नहीं लीजिए। नहीं नहीं, तो आपको असीम मेरी बकार बात का अर्थ बकार समझ में आ जाएगा। साहब, बकार साहब, देखिए, मैं माननीय भाजपा और मुख्यमंत्री जी के कांग्रेस साथ- नहीं हूं, मैं जनता नहीं, का मैं आपके नुमाइंदा सामने हूं। आपको एक चिंता है फर्क मुलायम देने जा सिंह जी रहा की हूं। छवि की, उनको चिंता है मोदी जी की, उनको चिंता है राहुल जी की, मेरे सेहत पर किसी की छवि से फर्क नहीं। नहीं, इसलिए समाजवादी मैं पार्टी को जनता का चिंता है प्रतिनिधि अवाम हूं। की। मेरी बात तो सुननी समाजवादी पड़ेगी। पार्टी को चिंता है अवाम की। भैया, मैं मेरी- मेरी देना चाह रहा था बकार और साहब। हाथ जोड़ के निवेदन आपसे है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने एक बहुत बड़ा सवाल यह है और माननीय चिकित्सा मंत्री के सामने एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि बहुत सख्त कार्रवाई करने के बाद आप देखते होंगे अक्सर यहां पर उत्तर प्रदेश में तरह तरह से विभागों के लोग स्ट्राइक पे चले जाते हैं। बीच में भी हुआ था। चलिए, आपकी बात आ गई ना। स्ट्राइक पर जाने से जो लोगों ठीक है। का नुकसान होता है, आपकी अवाम बात- को जो आसिफ दुश्वारियां बकार, झेलना पड़ती हैं, आपकी हम बा- उसका भी ध्यान रखते हैं बकार और साहब, हमारी कोशिश ये है बकार कि साहब, स्ट्राइक भी ना होने पाए और हम संभाल भी ले जाएं, आपकी सुधार सारी भी कर बातें लें। आ गई। आप कहिए तो जितनी बातें आपने बोली मैं एज इट इज रिपीट कर दूं। मैं इतने गौर से सुनता हूं। आ गई बात, उसको बार बार पिष्ट पेषण मत करिए, रिपीटिशन नहीं। मेरा एक सवाल, अगर मेरी बात से असहमत हो तो बताइएगा, लेकिन तर्क फिर देना पड़ेगा। ऐसे भागने नहीं दूंगा, पॉलिटिकल कमेंट नहीं करने दूंगा किसी को। जी बताइए। अभी अव्वल तो 2.5 साल में कोई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश में बना नहीं। ठीक, कांशीराम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जरूर कुछ जगह बने, वही अपग्रेड हो रहे हैं, जिसमें एक नोएडा भी है। ठीक, अभी कोई बना नहीं। योजनाओं में होंगे, अहमद हसन साहब की अलग सवाल है, फाइल में होंगे। एक दूसरी बात मैं कहता हूं, नया अस्पताल बनने में समय लग सकता है। सत्यदेव जी, आप सबसे बुजुर्ग हैं, आप बताइएगा, आपने बड़ी सरकारें देखी, हम लोग का तो उतना तजुर्बा नहीं। नई व्यवस्थाएं होने में समय लग सकता है, नया फंड आने में से, हालांकि फंड की कमी नहीं, लूट की मानसिकता के चलते समस्या, लेकिन खैर मैं मान भी लूं एक क्षण को बहस के लिए। लेकिन अगर आज मैं सरकार का मुखिया हो जाऊं तो मेरा इकबाल अगली सुबह से इतना तो दिख जाएगा कि थाने में दरोगा, स्कूल में मास्टर और अस्पताल में डॉक्टर घड़ी देख के 9:30 बजे तैनात मिलेगा, नहा धो। बिल्कुल बिल्कुल। अगर इतना भी नहीं हो पाया 2.5 साल में, ये खाली कुर्सी गवाही दे रही हैं, इसमें सपा बसपा क्या लेना देना भाई पार्टी का? ये खाली कुर्सियां कह रही हैं कि डॉक्टर भाग गया। मैं घड़ी भी दिखा रहा हूं ताकि आप लोग मेरी बात को काटो नहीं। मैं नेताओं की चतुराई भी जानता हूं, वो गली ढूंढते हैं, गली बच के भागने के लिए। मेरी आदत खराब है, मैं पहले गली बंद करता हूं फिर बहस खोलता हूं कि आप भागो। मैंने घड़ी दिखाई है और कुर्सी टेबल दिखाई है, 11:30 बज रहा है, अस्पताल खाली है। इसमें कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए भाई? कौन सी कैबिनेट में मंथन होना है, कौन सी विधानसभा में मंजूरी लेनी है, कौन से भारत के संविधान में संशोधन करना है कि अस्पताल में डॉक्टर, मेरी बात सुन लीजिए ध्यान से, अस्पताल में डॉक्टर, थाने में दरोगा और स्कूल में मास्टर 9:30 बजे ठीक जूतों पे पॉलिश करके वर्दी पहन के हाजिर नहीं हो। सत्यदेव जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं और हमारे मित्र भाजपा के छोटे भाई हैं, हम इनको क्या कहें, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मेरे साथ एमएलए थे 77 में। इनकी भी सरकार रही है, हमारी भी सरकार रही है और अब सपा की सरकार चल रही। सरकारों से ज्यादा आज हम लोगों की जो स्थिति, मनोवृत्ति बन गई है कि हम अपने काम पे प्रति कहीं भी अपने को समर्पित नहीं मान रहे हैं। हमारी कोई जिम्मेदारी समाज के प्रति नहीं है। और ये आपके, मैं पूरी तरह आपसे सहमत हूं कि सरकार का इतना इकबाल होना चाहिए कि डॉक्टर, दरोगा और मास्टर ये समय पे पहुंचे। ठीक बात। और ये केवल आज समाजवादी पार्टी में नहीं, ये पिछली सरकारों में यही सबकी बात है, सबके लिए यूनिवर्सल रूल है। एक सवाल आशुतोष, एक टिप्पणी के साथ यही सवाल आपसे पूछूंगा। मंत्री, मुख्यमंत्री जाएं दौरे पर तो 10 बजे मुख्यमंत्री को आना हो, मंत्री को आना हो तो 7 बजे से नहा धो के बालों में चमेली तेल डाल के कलेक्टर, कप्तान, सीएमओ सब हाजिर मिलते हैं एयर स्ट्रिप पर। इसका मतलब है जगना जानते हैं, ठंडे पानी से नहाना जानते हैं, घड़ी देखने का शऊर है उन लोगों को, है ना? पहुंचते हैं ना? जी। कभी आपने देखा कोई अधिकारी मुख्यमंत्री के बाद आया वहां? नहीं ना। आजम साहब जब ट्रेवल करते हैं शहर में, उत्तर प्रदेश में, तो मैंने जिले के बड़े बड़े अधिकारियों को तो सड़क पर भागते देखा।
जूता उतर गया, जूता हाथ में ले लिया हमारे डर के और भागे जा रहे हैं कि नहीं सस्पेंड कर देंगे। इसका मतलब चुस्त तो रहना जानते हैं, तो जनता के लिए चुस्त क्यों नहीं, ये सवाल है, बस इतना सा। बस निश्चित रूप से जनता ने जिनके हाथ में अपनी कमान दी है या जनता ने जिन लोगों के ऊपर आस्था व्यक्त की है, जब वही अपनी जिम्मेदारी निभाने से पीछे हट रहे हैं तो उनके मातहत क्या करेंगे। मैं फिर उसी विषय पर आऊंगा। ठीक, आपकी बात है, आपका मूल स्वर है कि मातहत क्या करे अगर नेतृत्व तो खराब है, आप ये कहना चाह रहे हैं। ठीक, पेशेंट नहीं। असीम बकार साहब, यही सवाल आपके पास, अगर सरकार के पॉलिटिकल हेड्स, राजनीतिक मुखिया लोग सुबह 3:30 बजे बैठक बुला ले तो सारे सीएम, कोई सीएमओ बिना नहाए धोए नहीं आएगा, पाउडर और लगा के आएगा बिल्कुल, और महकुआ तेल हाजिर हो जाएगा है। रात में 2 बजे बुला ले तो हाजिर, यस सर, बोले क्या भाई सो तो नहीं रहे, बोले नहीं सर मैं तो सोते नहीं जिंदगी में कभी। ठीक, फिर अस्पताल में क्यों नहीं जाते ये लोग, तनख्वाह ले रहे हैं ना, बिल्कुल ये खाला का घर है इनके। और एक नहीं एक आपसे ये सवाल, आशुतोष सचदेव जी से ये सवाल था, आप हुकूमत हैं इसलिए आपसे ये सवाल, जो नहीं जाते अस्पताल उनको घर क्यों नहीं भेजा आपने 2.5 साल में? ये खैरात नहीं है, ये मेरे टैक्स का पैसा है, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, ये गरीब मुल्क के टैक्स का पैसा है, ये मोहब्बत का इसमें इजहार नहीं हो सकता। या तो काम करे या घर जाए, तीसरा विकल्प कहां? नहीं अमिताभ जी, मैं जवाब दूं? जी बिल्कुल, देखिए पूछा, मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं अब भी कह रहा हूं, और जो मैं कह रहा हूं ये मेरी जबान नहीं है ना मेरी बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार ये बात कही, अक्सर जब कभी बात होती है तो वो कहते हैं सरकार समाजवादी पार्टी की नहीं है, ये सरकार अवाम की है, ये अवाम की सरकार है और अवाम के लिए ही काम करेगी। और जिस तरह से वो फीडबैक लेते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, ये उसका नतीजा है कि जो बाकी अस्पताल सुधर गए हैं और जो धीरे धीरे सुधार आ रहा है हर डिपार्टमेंट में, खाली मेडिकल की नहीं कह रहा हूं, ये उनके फीडबैक का नतीजा है। वो पर्सनली जिले के लोगों से फीडबैक लेते रहते हैं, तुम्हारे यहाँ शिक्षा कैसी चल रही है, तुम्हारे यहाँ स्वास्थ्य कैसा चल रहा है, कोई शिकायत हो तो बताओ, कोई कमी हो तो बताओ। इस तरह से जहां जहां से फीडबैक आती जाती है, जिस जिस तरह से लोग बताते जाते हैं, उसमें फौरन के फौरन उस पर एक्शन होता है, और एक्शन होने के बाद उसमें बहुत तेजी से काम होता है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि देखिए ये वही लोग हैं जो पिछले बहुजन सरकार में भी थे, उससे पहले वाली सरकार में भी थे, और आने वाली सरकारें जो होंगी उनमें भी यही रहेंगे। बकार साहब आपकी बात आ गई, ये बदले नहीं जा सकते। मसला सिर्फ ये है कि इनकी मानसिकता कैसे बदली जाए। आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। 2 बातें इसमें खड़ी कर दी आपने, फिर नहीं। मुख्यमंत्री जी खुद फीडबैक लेते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेना भी चाहिए। चाणक्य ने कहा राजा को गुप्त वेश में घूमना भी चाहिए, जो अभी उन्होंने शुरू नहीं किया वो भी शुरू करना चाहिए। मैं तो चाणक्य से बड़ा कोई गुरु नहीं मानता। खैर, 1-2 बातें आपने खड़ी कर दी मित्र, आपने मुकदमा तो अच्छा लड़ा, लेकिन 2 नई बातें खड़ी कर दी जो मुश्किल पैदा करेंगे आपके लिए आगे बहस में सरकार के लिए। पहला सवाल, ये 72 जिलों के जितने विजुअल मैंने दिखाए हैं, यहां के समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष और विधायक सांसद अगर आपका वहां है, सबसे पहले तो इनके कान में ठो कि भैया आप भांग खा के सो रहे थे क्या? आपको नहीं दिख रहा था कि हापुड़ में ये छप्पर में अस्पताल क्यों चल रहा है? जब हम फीडबैक ले रहे थे तो आप कैसे कर रहे थे भैया जिंदाबाद, सब अच्छा चल रहा भैया, आपके राज में जय जयकार है। पहले तो उनके कान मीठे जाने चाहिए पार्टी के स्तर पर, सरकार के स्तर पर, पार्टी के स्तर पर उनको दंडित किया जाना चाहिए कि ऐसे ही लोग चुनाव हरवाते हैं। इंदिरा जी से जो चाटुकारों ने ये कहा कि अरे इंदिरा जी हम क्या कहें, मैं जानता हूं ऐसे लोगों को, नाम नहीं लूंगा, हमने पंडित जी को देखा और माफ करिए आपको देखा, लेकिन जो भैया में करिश्मा है वो किसी में नहीं। संजय के लिए इंदिरा जी पगला गई, उनको लगा वास्तव में संजय में करिश्मा है। नतीजा हुआ पार्टी जमीन पर बैठ गई 77 में। ठीक है ना? तो उन लोगों से पूछिए कि आप दुश्मन है पार्टी के दोस्त। ये जो दृश्य मैं दिखा रहा हूं वो जिन जिन विधायकों के इलाके के मामले हैं उन विधायकों की बैठक बुलवाई एक, और जो अधिकारी नदारद हैं, जो डॉक्टर मौजूद नहीं, जहां स्ट्रेचर टूटे पड़े हैं, जहां खाट टूटी है, जहां सर्जन के कक्ष पर 11:30 बजे ताला लगा है, वरिष्ठ परामर्शदाता के कक्ष पर ताला लगा है, वहां प्रशासनिक कार्रवाई अहमद हसन को करनी चाहिए। इसमें किसका इंतजार है? क्या समाजवादी पार्टी के स्तर पर इतना साहस करेगी कि इन 72 जिलों के अपने जिलाध्यक्षों को बुला के तलब करे और कहे आप हमारी बेइज्जती कराते हो टीवी पर? नहीं। आपको आपत्ति इस पर है कि अमिताभ जी ने दिखाया क्यों?
आपकी समझ को भी मैं दाद देना चाहता हूं, प्रणाम करना चाहता हूं। समाजवादी, एक सेकंड, समाजवादी पार्टी को आपत्ति इस पे होती है कि जो हो रहा है वो दिखाओ मत। इस पर आपत्ति नहीं होती कि अपने विधायकों को बुला के टाइट करो कि तुम्हारे विधायक इलाके में ऐसी दुर्दशा क्यों, ये नहीं पूछोगे। सीएमओ को बुला के टाइट नहीं करोगे कि ऐसी दुर्दशा क्यों। महाप्रभु, आपत्ति इस पे है, अखबार ने छाप क्यों दिया, टीवी ने दिखा क्यों दिया, इस पर आपत्ति करेंगे। बकार साहब, नहीं, इस पे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे पता है, लेकिन देखिए, आपको कहां से पता है इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है। वकार साहब, आपने खुद कहा कि जो हम करते हैं वो तो आप दिखाते नहीं हो, ये चीजें दिखा रहे हो, आपने खुद आपत्ति की, आपने खुद आपत्ति की ना। मैं फिर ये बात आप 20 दफे कहो, मैंने 72 जिलों की दुर्दशा दिखाई, इनका कोई पूछनहार है कि नहीं। आशुतोष अभी नहीं बोलो। 72 जिलों की दुर्दशा दिखाई, इनका जिम्मेदार कौन, इनका पूछनहार कौन, इन पर क्या कार्रवाई होगी, ये जवाब मुझे हुकूमत से चाहिए और रूलिंग पार्टी से चाहिए। देखिए अमिताभ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जितने भी चैनल चल रहे हैं इन सब की मॉनिटरिंग होती है, और जिस तरह से आप नजर रखते हैं इससे बेहतर तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी नजर रखते हैं। वो फर्क इतना होता है कि कहीं आप पहले पहुंचते हैं, कहीं हम पहले पहुंचते हैं। आपने भी एक बात दिखाई थी कुछ दिन पहले, भी 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले एक मामला हुआ था, उसमें आपने देखा कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने उस पर कार्रवाई की, और हमारे यहाँ कार्रवाई होती है। इसी का नतीजा है कि धीरे धीरे जो बिगड़ी हुई सेवाएं थी वो सब धीरे धीरे दुरुस्त हो रही हैं। लेकिन पिछली सरकार में जो अधिकारी और सरकारी कर्मचारी था वो इतना ज्यादा बज़ात हो गया था, इस हालत पे आ गया था कि वो जनता काम करना ही नहीं चाहता था। तो उसको सुधारने में ठीक है, जो टाइम लगा वो लगा, लेकिन अब आप देखिए कि जिस तरह से चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, समाजवादी पार्टी का तो नारा भी यही है कि दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी। बकार भाई, मैं तो कहता हूं, तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखें देखी। और एक और देहाती मसल कह दूं, सत्यदेव जी खुश हो जाएंगे कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। लंबी बात नहीं, सीधी सुन लो, सीधी बात करो। बात दुनिया जहां छोड़ो, मैनपुरी तो घर है ना, घर है सत्ता का। मेरे चैनल ने, एक दूसरे चैनल ने, नाम लेना ठीक नहीं, दूसरे चैनल का, अभी 3-4 रोज पहले सुबह एक बड़ी अच्छी स्टोरी दिखाई। मैं घर पे देख रहा था, मैंने पूजा थोड़ी देर विलंब कर दिया, पूजा में स्टोरी देखी। मैनपुरी पर ज्यादा जोर दे रहा हूं सत्यदेव जी, मैनपुरी, दोबारा से सुनिए। मैनपुरी के आरटीओ ऑफिस का स्टिंग कर लिया एक रिपोर्टर ने। जो बाबू अधिकारी अंदर बैठते हैं ना, वो बैठ के वो अर्धनग्न नाच देख रहे हैं। कोई यूट्यूब होता है उसमें, कंप्यूटर में, उस पे, और खिड़की में लगा दिया गत्ता। फिर वो बाहर जाके लोगों से पूछता, वो कह रहे 1.5 घंटे से खड़े हैं साहब, कम से कम 300 आदमी की लाइन लगी, स्त्री पुरुष। कोई रिन्यूअल के लिए है, कोई फ्रेश लाइसेंस है, कोई दुनिया के तामझाम, कोई पॉल्यूशन चाहता, कोई कुछ चाहता। बोले बाबूजी खोल ही नहीं रहे खिड़की। तब उसने चलाया था और भुक्कल नवाब को पैच किया, भुक्कल नवाब को जवाब देते नहीं बना। 36 दफे उसने तस्वीर दिखाई कि देखो अधिकारी क्या कर रहे हैं। वो नहीं होता कम कपड़ों वाली जो बच्चियां नाचती हैं, वो वाला नाच देख रहा था बैठ के मैनपुरी में। क्या बोले? अब ये इकबाल तो वो कोई दूसरा पैदा नहीं कर सकता, ये इकबाल तो खुद ही पैदा होता है। बाबू की टांगे क्यों नहीं कांपे? जिस काम की तनख्वाह लेते हैं वो काम क्यों नहीं करें? ऐसा कैसे हो जाए? मैं समझ ही नहीं पाता, इतना उद्दंडता कैसे हो जाए? मैं हैरान हूं, मुझे तकलीफ होती है। पूरे का पूरा अस्पताल खाली है, कहां है डॉक्टर? हाजिरी तो लगाई है इन्होंने उस दिन की, मैंने चेक करवाई, मैंने देखो इन मक्कारों ने हाजिरी लगाई तनख्वाह लेने के लिए, लेकिन गायब है। ये पाप है, पाप मेरे जैसे आदमियों की नजर में है और कानून की नजर में ये अपराध है, उसकी सजा मिलनी चाहिए। कोई आदमी हो सेवा शर्तों का उल्लंघन करे, बाहर होना चाहिए, सस्पेंड होना चाहिए, बर्खास्त होना चाहिए। चूहा निकल आए मिड डे मील में तो जांच कमेटी बने, और दही में बाल निकले तो बिना कमेटी के 4 लोग बर्खास्त हो जाए तत्काल। ये सवाल तो जनता पूछ रही है बकार भाई। वकार साहब लौटेंगे, आपके पास एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन लौटते हैं।
न एम्बुलेंस की पहुंच न दवाई सुलभ, डॉक्टर्स के दर्शन भी हुए दुर्लभ, मरीजों से ज्यादा बीमार हैं अस्पताल। समाचार प्लस की पड़ताल से खड़े हुए सवाल, सरकारी हॉस्पिटल हैं या वेटिंग हॉल। मेरे के बाद स्वागत है आप सभी का। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हो। सत्यदेव जी, अगर वकार भाई की बात माने भी कि जब जब दोषी पाए जाते अधिकारी उन पर कार्रवाई होती है, तो फिर 2.5 साल में सरकार का इकबाल इतना बुलंद क्यों नहीं हुआ कि जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी वो टाइम पर पहुंचे अस्पतालों में? संक्षेप में सत्यदेव जी। चलिए ठीक है, आपके पास लौटेंगे। गोस्वामी जी, सवाल यह है कि 2.5 साल की सरकार हो चुकी है उत्तराखंड में भी, लेकिन सरकार का इकबाल इतना बुलंद क्यों नहीं हुआ कि आज भी कर्मचारी और सीएमओ टाइम पर नहीं पहुंच पाते? तो लगता है कि कुछ तकनीकी खामी आ रही है। अमिताभ जी, सवाल वही बना हुआ है। देखो गोस्वामी जी, कोई तर्क दें। गोस्वामी जी जिस राज्य से आए हैं उस राज्य के मुख्यमंत्री पिछले 30 दिन से लगातार इस बात को लेकर दुख व्यक्त कर रहे हैं, और दुख भी ऐसा लगे कि दिल भर आए सुनने वाले का भी कि कितने हताश हैं, कितने मजबूर हैं। वो कह रहे क्या करें, अधिकारी, मास्टर, डॉक्टर हमारी बात ही नहीं मान रहा, पहाड़ पर जाने कोई जा ही नहीं रहा, मैं क्या करूं। ये स्थिति पैदा कर दी। तनख्वाह लेंगे सरकार से लेकिन रहेंगे देहरादून में। डॉक्टरों ने यह हाल पैदा कर दिया। क्यों भाई, पहाड़ पर क्यों नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे पहाड़ पर? यह वहां का संकट है जी, ये वहां का संकट है। इस संकट से निपटना होगा। नौकरी से हटाइए उन लोगों को जो पहाड़ नहीं चढ़ना चाहते, घर बैठाइए, उनको नियुक्त करिए जो पहाड़ पर सेवा दे सके। उत्तराखंड में पहाड़ न चढ़ने वाले लोगों का क्या काम? उन लोगों को ना राजनीति करने देनी चाहिए, न सरकारी नौकरी में आने चाहिए। सब में हटाइए उनको। पहाड़ी राज्य और पहाड़ पर कोई जाना नहीं चाहता। अजब मजाक है भाई। सत्यदेव जी, 2.5 साल में सरकार का इकबाल इतना बुलंद क्यों नहीं कि कर्मचारी और अधिकारियों में उनका खौफ रहे? सत्यदेव जी, आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सत्यदेव जी, आप तक आवाज आ रही है? प्रशासनिक क्षमताओं में और प्रशासन में जी इतनी खराबी आई है इस बीच। आप चौधरी चरण सिंह को देखिए, आप नारायण दत्त तिवारी को देखिए, एक भी पुलिस स्टेशन ऐसा नहीं होता था जो अपने आप काम न ठीक से करे। चौधरी चरण सिंह कहीं जाते नहीं थे। आज के राजनेताओं का क्या कारण है कि प्रशासन पे उतनी बड़ी पकड़ नहीं बन रही है? ठीक है, चाहे जिस पार्टी से उनका रिश्ता हो। अमिताभ जी, मैं पार्टियों के बहस जी में नहीं सत्यदेव जी, जाना आपकी बात आ गई। अमिताभ जी, संपाद की टिप्पणी। आशुतोष और असीम बकार कुछ कहना चाह रहे हैं? 30 सेकंड पहले। आशुतोष, 1 मिनट। आशुतोष जी, बहस का नियम समझो भाई। मैं चिल्ला रहा हूं, आप सुनने को तैयार नहीं। असीम बकार, 30 सेकंड फॉर यू, उसके बाद आशुतोष जी। जी अमिताभ जी, बहुत शॉर्ट में। देखिए जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 108 102 सेवाएं शुरू की, तो बीच में कहीं कहीं ये खबर आने लगी कि एम्बुलेंस पहुंच नहीं रही है। तो आपने देखा होगा उन्होंने इस बात को लेकर कैसे तब्दीली की और किस तरह से जीपीआरएस सिस्टम लगाया गया, कैसे एक सेंटर बनाया जा रहा है कि एम्बुलेंस जहां पर होगी वो मालूम पड़ जाएगा कहां पर है। एम्बुलेंस कॉल करने वाले आदमी की लोकेशन लेकर आपकी बात आगे, 30 सेकंड ओवर। असीम भाई, आपकी बात आगे टाइम तय कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन जब तक खामी नहीं पता चलेगी तब तक सुधार नहीं आ सकता। अच्छी पहले आशुतोष राय। एक बात की तरफ ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। वसीम भाई ने एक बहुत अच्छी बात कही कि कहीं हमारे जो है चैनल पहले पहुंचते हैं या कहीं हमारे जागरूक प्रहरी पहले पहुंचे तो कहीं ये पहले पहुंचते हैं। तो तुरंत मेरे दिमाग में एक बात स्ट्राइक की, अगर इस प्रतिस्पर्धा में भी ये सरकार पड़ जाए तो निश्चित रूप से इस बदहाली से ये पूरा का पूरा प्रदेश मुक्त हो जाएगा। लेकिन नहीं, इनको इससे नहीं मतलब है। ये तो ट्रांसफर, पोस्टिंग, डीसी आशुतोष करोड़ रुपए बटोर लिए जाए। आशुतोष, आपकी बात आ गई। आशुतोष, असीम बकार, सॉरी असीम बकार जी, सॉरी, बात आ गई। ये जनता देख रही है, वोट मांगने लायक नहीं रहेंगे आप लोग, ध्यान रखिए। जनता देख रही है ना कि हमारे मरण के उत्सव को आप टेलीविजन पर कैसे आनंद ले रहे हैं उसका। 10-10 घंटे बीमार बच्चे को गोद में लिए मां खड़ी है और डॉक्टर नहीं है, और हम लोग यहां किन बहसों में उलझे। जनता देख रही है
मैं तो राजनीति का आदमी नहीं, फिर भी मेरी आंख भर आती है ऐसे विषयों पर। आप लोग तो कहते हो मैं जनता के बीच रहता हूं, आपकी आंख कभी भरी नहीं देखी मैंने, कभी नहीं देखा। बीच बहस में ठाके देखे मैंने, मेरा मन भारी होता है। मैं नहीं हंस सकता उस दिन जिस दिन मैं देखता हूं कि मरण का उत्सव है। ये संकट है उत्तर प्रदेश का। और बकार भाई, मैं दुनिया की बात तो नहीं करता, कौन ईमानदार है, कौन पक्षधर है, कौन पक्षपाती है, लेकिन मैं अपने बारे में इतना निवेदन जरूर कर देता हूं कि मेरे अंदर उतना साहस है जो छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफा मांगता है सार्वजनिक तौर पर। मेरे अंदर उतना साहस है। मैं फिर कहता हूं, मुझे भाजपा से भी टिकट नहीं चाहिए और सपा से भी कोई लाभ नहीं चाहिए। इसलिए मेरे अंदर साहस है, लेकिन मैं ये बात जरूर उठाऊंगा कि कुशीनगर में 1 घंटे में 42 ऑपरेशन कर दिए और जमीन पर, कुशीनगर था, कुशीनगर, और जमीन पर लिटा दिया ऑपरेशन करके महिलाओं को। मैंने आपकी सरकार को संदेश भेजा था, आपने उस संदेश को सुना नहीं। और आप कह रहे हो हम बहुत अवेयर हैं, पूरे प्रदेश से फीडबैक लेते हैं और दिन भर फीडबैक लेते रहते हैं। क्या फीडबैक लेते हैं भाई, और किससे लेते हैं? चंपक लालों से? ऐसे मूर्खों से फीडबैक लेते हैं जो हापुड़ में छप्पर के नीचे अस्पताल चल रहा है, ये बता नहीं पाए आपको अभी तक। ये जंगल में नहीं है अस्पताल, ये हापुड़ में है मेरे भाई। ये फीडबैक आप तक पहुंचा नहीं। हापुड़ का जिलाध्यक्ष कौन है? उसको मुर्गा बनाइए, विधायक को तलब करिए राज दरबार में और उससे कहिए कि निकाल के पार्टी से तुमको बाहर कर देंगे। मजाक है? 2.5 साल सरकार का हो गया, तुम आए नहीं आज तक ये बताने। ये साहस है क्या? ये साहस करना होगा। मैं पुरानी कथाओं में नहीं जाता। उत्तराखंड में क्या किया खंडूरी ने, क्या किया निशंक ने, क्या किया नारायण दत्त तिवारी ने और क्या किया विजय बहुगुणा ने। मेरा सवाल हरीश रावत से, आज के राजा से। और उत्तर प्रदेश में तो 2.5 साल से यही हुकूमत कंटिन्यू है। 2.5 साल का समय कम नहीं होता, ठीक आधा है, ठीक आधा जितने का जनादेश है। अगर आधे के बाद ये तस्वीर है तो माफ करिएगा, मैं सत्ता के किसी तर्क से सहमत नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी पार्टी में बहुत सम्मान के साथ जिनका नाम लिया जाता है, गोपाल दास नीरज, उन्होंने कभी लिखा था, वकार भाई आप शेर व शायरी की समझ रखते इसलिए कहता हूं कि लोग चले जब राजमहल को, मुझको याद झोपड़ी आई। याद सत्ता को आना चाहिए, झोपड़ी याद मुझे आती है। लूट का तंत्र बंद होना चाहिए। मैं फिर देसी भाषा पे आता हूं। मैं पढ़ा बहुत ज्ञानी व्यक्ति नहीं, लेकिन हिंदुस्तान की और उत्तर प्रदेश की नब्ज समझने का अभ्यास जरूर करता हूं। मैं फिर उसी बात पर आता हूं, स्कूल में मास्टर, अस्पताल में डॉक्टर और थाने में दरोगा अगर शपथ लेने के 24 घंटे के भीतर दुरुस्त नहीं हुआ, बकार साहब कागज पे लिख लो, तो 5 साल नहीं 25 साल सत्ता में रहोगे, कभी दुरुस्त नहीं होगा। लिख लो कागज पर। मैसेज जाना होता है तो 48 घंटे में जाता है कि राज बदल गया, तमीज से चलो। और यह मैसेज अगर 48 घंटे में नहीं गया तो 48 साल भी शासन करोगे, नहीं जाएगा। ये जान लीजिए। मैंने सब मान लिया, एम्स इतनी जल्दी नहीं बन सकता, मान लिया, लेकिन डॉक्टर जो तनख्वाह ले रहा है वो तो चेयर पर मिले। दवा की तो कमी नहीं है ना, फिर दवा अस्पताल में क्यों नहीं मिल रही जब पैसा है उसका? हजारों हजार करोड़ की खरीद है महीने में मुफ्त दवा वितरण के लिए, हजारों हजार करोड़ की। वो पैसा कहां जा रहा ये पूछू नहीं भाई। मेरा पैसा है इसलिए मैं तो पूछूंगा। मैं अपने मुनीम से जरूर हिसाब लूंगा समय समय पर कि मेरे पैसे का क्या हो रहा है। सरकारें मुनीम है और जनता मालिक है, और जनता को पूछना भी चाहिए मुनीम से कि भाई मुनीम जी इधर आओ, दिखाओ खाता भाई क्या मसला है, पूछना चाहिए। इसमें क्या समस्या है? शिक्षा में अस्त व्यस्तता हमने दिखाई, वहां सुधार 10 दिन बाद भी शुरू हो जाए चलेगा, लेकिन ये जिंदगी और मौत के बीच का मसला है जिस खबर को आज हमने छेड़ा है।
72 जिलों में हम पांव पांव घूमे हैं, पांव पांव घूमे, जान जोखिम में डालकर हमारे संवाददाता और कैमरामैनों ने ये दृश्य जुटाए हैं। कई जगह अस्पताल में जो मक्कार किस्म के नाकारा कर्मचारी थे, उन्होंने मारपीट करने की कोशिश भी की कि ये दृश्य कैमरे में नहीं आए। हमने रिस्क किस लिए लिया? मैं अपना इलाज तो करा ही लूंगा कहीं भी चाहूंगा, लेकिन मैंने इसलिए लिया कि मेरे 23 करोड़ लोगों का इलाज भी होना चाहिए। ये उनका अधिकार है, ये किसी सत्ता की कृपा नहीं, किसी राजनीतिक दल की कृपा नहीं, ये उनका अधिकार है। उनका इलाज भी होना चाहिए। हमने क्या नारा दिया था? दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, दिया था ना? ये मुफ्त दवा मिल रही है। 100 रुपए की दवा में 10 रुपया की दवा अस्पताल दे रहा है, 90 की बाहर से खरीदो। मैं ऐसी व्यवस्था चाहता हूं कि 90 रुपए की दवा अस्पताल से मिले और खरीद नहीं हो तो 10 रुपया की बाहर से खरीदे गरीब आदमी। उत्तर प्रदेश का गरीब आदमी बाहर की दवा खरीद सकता है क्या? फिर उस दवा का क्या होगा, यह मैं समझना चाह रहा हूं। जो बात आशुतोष कह रहे थे, वो दवा सिवाय ब्लैक में बिकने के उसका कोई दूसरा उपयोग नहीं। डॉक्टर तो खा नहीं लेगा दवा, ना गाय खा लेगी, वो जाके बिकती है। ये ऐसा ओपन सीक्रेट है जिसको हर आदमी जानता है, लेकिन कोई मानता नहीं। इन चीजों पर लगाम लगाइए मित्र। बकार भाई, जहां तक आपकी आवाज पहुंचे आप पहुंचाइए, जहां तक मेरी आवाज पहुंचेगी मैं पहुंचाऊंगा। हम भी उत्तर प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं, आप भी उत्तर प्रदेश के लिए जी रहे हैं, आशुतोष भी उसी के लिए है, सत्यदेव जी भी उसी के लिए हैं। जब हम सब एक हैं तो नाराजगी और टकराव क्यों? किसी ने भी दिखा दी तस्वीर, दिखा दी ना, अब उसको दुरुस्त कर दीजिए, आपके हाथ में है। आप दुरुस्त कर देंगे, मैं वचन देता हूं इसी समय इसी चैनल पर पार्टी और सरकार की तारीफ करने आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। गोस्वामी जी आपका, वकार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आशुतोष जी आपका, सत्यदेव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए। बिग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।